और अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट हेल्थ एंड फिटनेस की जानिब। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं सेहत से मुताल्लिक, क्योंकि सबसे बड़ी नेमत जो है वो हमारी सेहत है और कहते हैं जान है तो जहान है, और हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस और कंसर्न होना चाहिए अपनी सेहत के मामले में। आज हम बात करेंगे, जिस तरह कि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा मदद दी है हमें कि हम अपने अमराज जो है उनकी तशखीस भी कर सकें, उनसे बच सकें। तो आजकल जिस तरह कि हम सब लोग जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन, जिसके ज़रिए हम बहुत से पेचीदा अमराज या मसाइल के बारे में जानते हैं, तो हम ख़ास तौर पर बात करेंगे किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी जो है वो मददगार साबित होती है। हमें स्टूडियो में आज ज्वाइन किया है कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अदील रियाज ने। आपको डिस्कवर पाकिस्तान के द मॉर्निंग शो में खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही होगा ताकि हमारे नाजरीन जान सकें रेडियोलॉजी क्या है और कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं या किस चीज़ में उनकी ज़्यादा महारत होती है। रेडियोलॉजी बेसिकली एक डाइवर्स फील्ड है। इसमें एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, ये सारी चीज़ें जो आती हैं जो किसी बीमारी को तशख़ीस करने में मददगार साबित होती हैं, वो रेडियोलॉजी के अंडर आती हैं। ठीक है। और एक कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर है जो MBBS करने के बाद रेडियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करता है। उसमें डिफरेंट डिग्रीज़ हैं, तो वो जिस भी फील्ड में इसमें वो स्पेशलाइजेशन करता है उसको कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, और वो इन सब चीज़ों से डील करता है, एक्सरेज, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड का। ठीक। अच्छा, अल्ट्रासाउंड जो है अब तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ख़ासतौर पे आप देखिए कि जो गायनी का से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसमें तो बहुत ही ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है। लेकिन कुछ मिथ्स हैं, मैं जानना चाहूँगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवाने से जो है क्या उसकी रेज़ इतनी तेज़ होती हैं बच्चे पे असर ना पड़ जाए या जच्चा पे असर ना पड़ जाए, ऐसा है? बेसिकली अल्ट्रासाउंड में रेज नहीं होती। ठीक। अल्ट्रासाउंड में लहरें होती हैं, आवाज़ की लहरें, जैसे मैं वेव्स होती हैं, आवाज़ की वेव्स होती हैं। एग्जैक्टली। तो waves। देयर इज़ अ डिफरेंस इन द रेज एंड द वेव्स। ठीक हो। तो ये वेव्स होती हैं जो कि माँ पे या होने वाले बच्चे पे किसी किस्म का नेगेटिव असर नहीं डालती। और अल्ट्रासाउंड जो है वो बिल्कुल सेफ़ है, बच्चे को किया जा सकता है किसी भी टाइम पे। और मैं स्पेशली ये समझता हूँ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड के ज़रिए आप बहुत सी चीज़ें ऐसी टाइमली पता कर सकते हैं जो कि प्रेगनेंसी के आगे बढ़ने के साथ माँ और बच्चे दोनों की ज़िंदगी और सेहत को बचाने में और क्वालिटी ऑफ हेल्थ को इम्प्रूव करने में मददगार साबित हो सकते हैं। अच्छा, वो किस तरह? मसलन अभी जैसे हम अगर ये देखें कि सबसे पहले प्रेगनेंसी जैसे ही स्टार्ट होती है तो एक अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, जिसे हम कहते हैं अर्ली ऑब स्कैन। उसमें ये देखा जाता है कि प्रेगनेंसी जो है वो अपनी सही जगह पे मौजूद है या नहीं। जैसे बाज़-औक़ात हम कहते हैं कि जी ट्यूब्स में प्रेगनेंसी है, तो वो अपनी नॉर्मल जगह पर नहीं होती बल्कि जो ट्यूब्स होती हैं उसमें होती है। अगर वो 8 हफ्ते से ज़्यादा वहाँ पे रहेगी और फट जाएगी, ट्यूब की तो एक कैपेसिटी है, वो उस टाइम के बाद वो ट्यूब फट जाएगी और वो एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी बन जाती है, जिसमें मदर जो है वो खून ज़्यादा बहने की वजह से उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। अगर ये हम पहले जल्दी स्कैन कर लेते हैं तो हम इसका दुरुस्त तरीके से पता चला सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह 20 हफ्ते पे एनॉमली स्कैन किया जाता है, जिसमें होने वाले बच्चे में किसी किस्म की कोई जिस्मानी साख्त में कोई प्रॉब्लम हो, उसको देखा जाता है। और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका अगर हम टाइमली उस वक्त पता कर लें तो उनको ट्रीट भी किया जा सकता है, या कम से कम आप आने वाले मसले से एक बर वक्त आगाह हो सकते हैं। यानी कि ये तो दोनों के लिए, बच्चा और बच्चा दोनों के लिए बहुत एग्जैक्टली दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, आप डेली बेसिस पे बहुत सारे पेशेंट्स को डील करते होंगे, तो कोई दिलचस्प इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हुआ हो? बेसिकली हमारे अल्ट्रासाउंड की टेक्नोलॉजी जो है वो अब वक्त के साथ साथ बेहतर होती जा रही है। इब्तदाई तौर पे तो अल्ट्रासाउंड जो है वो सिर्फ यूँ कह लें कि देखने वालों को ये लगता है कि सिर्फ काले और सफ़ेद नुक्ते स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब एक प्रॉपर इमेज बनता है। अगर रेडियोलॉजिस्ट अच्छा हो तो बड़ा अच्छा इमेज ले लेता है। मेरे साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। मैं तकरीबन 32 वीक्स की प्रेगनेंसी पे एक मदर का अल्ट्रासाउंड कर रहा था, और मेरे पेशेंट्स जो होते हैं उनके सर के ऊपर यहाँ हेड ऑन स्क्रीन लगी हुई होती है, तो जो मैं अल्ट्रासाउंड कर रहा होता हूँ वो उनको साथ नज़र आ रहा होता है। तो मैंने बेबी का फेस फोकस किया ये देखने के लिए कि उसका वो कटे हुए तालू या होंठ वगैरह का कोई मसला तो नहीं है। वो बड़ा अच्छा फेस फोकस हुआ, तो मैंने मदर को कहा, मैंने कहा जी देखेंगे आपके बेबी का फेस नज़र आ रहा है। और उन्होंने वो देखा और मुझे कहती हैं
वाकई डॉक्टर साहब इसकी शक्ल तो इसके मामू से मिलती है। एंड आई वाज अमेज्ड, मैंने कहा कि इतना तो डीप कभी नहीं सोचा था कि बच्चे की शक्ल मामू से मिल सकती है, आप इतनी जल्दी असेस कर इतनी कीन ऑब्जर्वेशन के देखने के बाद फौरन से आपके माइंड में ये चीज़ आई। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी सोसाइटी में अगर अल्ट्रासाउंड की बात की जाए तो अल्ट्रासाउंड के आपने बताया बेतहाशा फ़वाइद हैं, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो लोग जो है वो बच्चे का जेंडर देखने के लिए जो है ये अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, क्या ऐसा ही है? और आपको क्या लगता है, कुछ ऐसे वाक़यात भी सुनने को मिलते हैं कि लोग कहते हैं जी हमारा बच्चा चेंज कर दिया, डॉक्टर ने तो पहले बताया था कि लड़का होगा या लड़की होगी और अब उसका जेंडर कुछ और। देखिए इसमें ऐसा है कि बेसिकली अल्ट्रासाउंड पे हम जेंडर बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। 99% केसेस में हम 100% जेंडर डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान को अपने खुदा होने का क्लेम नहीं करना चाहिए। आप हमेशा 1% मार्जिन ऑफ एरर ज़रूर रखें। सेकेंडली, लोग जेंडर पूछते हैं, ये उस वक्त कुछ थोड़ा सा शायद मैं ये समझता हूँ कि हम पेशेंट से उसकी इन्फॉर्मेशन छुपा तो नहीं सकते। अगर वो हमारे से जानना चाहता है तो हम उससे शेयर ज़रूर करते हैं कि आपका बेबी का जेंडर क्या है, बताया जा सकता है उसको। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें अपने सोशल जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको देखते हुए मैं हमेशा ये करता हूँ कि मैं मदर और फादर के अलावा किसी को जेंडर डिक्लेयर नहीं करता। अगर कोई भी फॉर एग्जांपल लड़की की माँ या लड़के की माँ मेरे से पूछती है पेशेंट के बाहर जाने के बाद कि डॉक्टर साहब मुंडा की कुड़ी है, तो मैं कहता हूँ जी पेशेंट को बुलाइए, वो मेरे से पूछना चाहे, मदर who is carrying the baby, she has the right to ask the question, otherwise I am not going to ये भी बात कह दिया करें कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, Exactly, आपकी औलाद है, क्योंकि ये चीज़ भी हमें साथ साथ एजुकेट करने की ज़रूरत है कि बच्चा हेल्दी होना चाहिए चाहे वो लड़का या लड़की। वैसे पर्सनली मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस इस सिलसिले में ये है कि लोग अमूमन अब एक तब्दीली नज़र आ रही है। अब लोग उस तरह जैसे हम पहले अपने पेरेंट्स से सुनते थे कि जी वो उसको पता चला उसकी बेटी हुई है तो उसने तो रोना शुरू कर दिया, तो मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट शायद 2-4 के अलावा ना हुआ हो कि जिसमें मैंने किसी को बताया हो कि बेबी गर्ल है तो उसने इस पर अफसोस कर। बल्कि एक मरतबा मेरे पास एक मेरी पेशेंट आई और वो मेरे पास आके मेरे से लड़ने लगी, कहती हैं डॉक्टर साहब मैं आपके पास चौथी दफ़ा आ रही हूँ और अब जब भी आती हूँ आप कह देते हैं लड़का है। तो आई वॉज अमेज्ड, आई थॉट कि मैंने शायद इनको जेंडर गलत बता दिया कि मैंने इनको कहा कि लड़का है और लड़की हो गई है। तो मैंने कहा तो फिर लड़का नहीं हुआ? कहती है लड़का हुआ है। मैंने कहा तो क्या फिर दूसरी दफ़ा नहीं 3 दफ़ा लड़के हुए हैं। मैंने कहा फिर मसला क्या है? कहती है मैं एक लड़की लेना चाहती हूँ, मुझे लड़का बता देते। मैंने कहा जी आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प इट आउट। अच्छा डॉक्टर साहब ये तो आपने बता दिया कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों करवानी चाहिए अल्ट्रासाउंड, रेडियोलॉजी क्यों ज़रूरी है। ये भी ज़रा बताइए कि अगर कभी बॉडी में मसला इस तरह का पेश आ जाए कि डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा कि क्या कॉम्प्लिकेशंस है या किस तरह की बॉडी में मैल फंक्शनिंग आ रही है, तो उस एतबार से अल्ट्रासाउंड या रेडियोलॉजी कितनी ज़रूरी है? देखिए अल्ट्रासाउंड इस तरह है कि आप एक वो चीज़ देख सकते हैं जो आप आँख से नहीं देख सकते, जो ब्लाइंड आई से, एक नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, हम जिस्म के अंदर झांक के देख रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली जिस्म के अंदर कोई भी मैलफॉर्मेशन जो है उसको देखना बहुत आसान हो जाता है। हाँ, इंसानी जिस्म एक इतनी खुदा की बनाई हुई कॉम्प्लेक्स मशीन है कि आप कभी भी ये दावा नहीं कर सकते कि आप सब कुछ देख लेंगे, लेकिन आप बहुत कुछ देख लेते हैं और टाइम पर देख लेते हैं। एक यूँ कई मरतबा ऐसा होता है कि किसी पेशेंट के जिस्म में कोई छोटी सी रसोली है जिसको आप अल्ट्रासाउंड पे या सीटी स्कैन पे टाइमली पकड़ लेते हैं और उसकी ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाती है। और अगर वही चीज़ जो है वो इग्नोर कर दी जाए तो फिर खुदा ना खास्ता बाद में आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, क्योंकि ख़वातीन के हवाले से अब देखिए कि ब्रेस्ट कैंसर के भी बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं, तो क्या ख़वातीन को हर कुछ अरसे बाद जो है अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए ताकि वो किसी बड़ी बीमारी से जो है? नहीं, ख़वातीन को हर कुछ अरसे बाद अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहिए। इस सिलसिले में प्रॉपर रिकमेंडेशंस हैं। एक एक्सरे होता है ब्रेस्ट का, उसे कहते हैं मैमोग्राफी। तो 45 ईयर्स के बाद जो है वो फीमेल्स को रेगुलरली ईयरली या 2 ईयरली डिपेंडिंग अपॉन द एज फैक्टर्स और रिस्क फैक्टर्स उनको मैमोग्राफी करवानी चाहिए, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल मैमोग्राफी अवेलेबल नहीं है एंड सम फीमेल फील्स कि उनको ब्रेस्ट में कोई गिल्टी फील हो रही है, कोई गिल्टी महसूस हो रही है, कोई स्वेलिंग महसूस हो रही है, उस सूरत में अगर मैमोग्राफी उस रीजन में अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली
गो फॉर द अल्ट्रासाउंड। फिर उस सूरत में अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना चाहिए और ऐसी किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जब हम पेशेंट से डील करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है और सबसे पहला जो आप लोग काम करते होंगे उसकी काउंसलिंग, क्योंकि सबसे पहले उसको नॉर्मलाइज करना, उस तरह का उसके साथ पिच बनाना कि वो आपसे बात खुल के कर सके, अपना दर्द बता सके। तो किस तरह पहला सवाल आपका क्या होता है अपने पेशेंट से अमूमन? देखिए, पहला स्टेप होता है, मैं क्योंकि एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ, एक रेडियोलॉजिस्ट का वास्ता पेशेंट की काउंसलिंग से ज़रा कम पड़ता है। अच्छा। हमने उसको पूरी बीमारी उसकी एक्सप्लेन नहीं करनी होती, जाहिर है हमने उसको एक शॉर्ट फॉर्म में बताना होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप पेशेंट के साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करें, कुछ उससे पूछें, उस सबसे पहले आप पेशेंट से अगर ये पूछते हैं कि क्या मसला है, वो इन्वायरमेंट कंफर्टेबल उसके लिए क्रिएट करें जहाँ पे वो आपसे बात कर सके। जैसे अगर एक फ़ीमेल है तो ऑब्वियसली आप उसको एक्सपोज करना चाह रहे हैं, तो मेरे साथ हमेशा एक फ़ीमेल अटेंडेंट होनी चाहिए। मैं कभी भी मैं कभी भी अल्ट्रासाउंड फीमेल अटेंडेंट के बगैर नहीं करूँगा। अ फीमेल शुड बी अकम्पनिंग मी। तो वो जाहिर है कि उसके होने से भी वो कंफर्टेबल होती है। फिर उसको प्रॉपर्ली कवर किया जाए, सिर्फ उतना पार्ट जितने की ज़रूरत है उतने को एक्सपोज किया जाए, तो पेशेंट जो है वो 1-2 मिनट में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। फिर उसके बाद आप उससे पूछ सकते हैं कि आप के कोई स्पेसिफिक कंसर्न्स हैं, क्वेश्चंस हैं, और मैं समझता हूँ कि पेशेंट को ये ऑप्शन देना चाहिए कि वो आपसे क्वेश्चन करे। मैं हमेशा अपने पेशेंट से कहता हूँ कि जब मैं अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ तो आप मेरे से सवाल कीजिए, क्योंकि अभी मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ। जब आप टेबल पे से उठ जाएंगे तो फिर मेरे लिए शायद आपके सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाए, तो इसलिए इसी वक्त जो है वो मेरे से सवाल ज़रूर करें। अच्छा, अब अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद हैं, लेकिन देहात में हमारी बहुत बड़ी तादाद में आबादी। जो ख़वातीन देहात में रहती हैं उनको तो ये सहूलियात मैसर नहीं है, वो फिर क्या करें? सर बेसिकली हमारे शहरों में भी ये सहूलियात मैसर नहीं है। देहात एक्चुअली सिर्फ एक इक्विपमेंट का होना इम्पोर्टेंट नहीं है, उस इक्विपमेंट को चलाने के लिए जो मुतलका सलाहियत है वो भी मौजूद होना ज़रूरी है। तो हमारे पाकिस्तान में कितने रेडियोलॉजिस्ट हैं? रेडियोलॉजिस्ट तो बहुत कम हैं जो क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट हैं। अदरवाइज लोग मशीनें लेके बैठे हुए हैं और वो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्वैकरी एक्चुअली। मैं उसको नहीं समझता कि वो दुरुस्त तरीके से वो उसको डील कर रहे होते हैं। हाँ, अब रेडियोलॉजी की फील्ड में ये एक तब्दीली ज़रूर आ रही है कि हम टेली रेडियोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। टेली रेडियोलॉजी में ये होता है कि कोई एक्सरे फॉर एग्जांपल कहीं भक्कर में, मियाँ वाली में, किसी भी जगह पे हुआ है, किसी फॉर फ्लंग एरिया में, तो वो एक्सरे मुझे वाया ईमेल, मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे किसी भी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में मुझे डिलीवर कर दिया जाएगा और मैं उसको देख के लाहौर में बैठ के उसकी प्रॉपर्ली रिपोर्ट कर दूंगा। इसी तरह सीटी स्कैन्स हैं, MRI हैं, जो कि टेली रेडियोलॉजी के ज़रिए हमें भेज दिए जाते हैं और उसको रिपोर्ट किया जा सकता है। तो दिस इज़ अ फॉर्म कि जिसमें हम फॉर फ्लंग एरियाज़ में भी जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, जनरली अगर बात की जाए तो बहुत से पेशेंट्स को अंदाज़ा नहीं है कि MRI किस वक्त करवाई जाए या CT स्कैन। डॉक्टर्स ही डेफिनेटली बताते हैं, लेकिन उनको एजुकेट करने के लिए कि इनमें क्या क्या फ़र्क है और ये किन किन अमराज की तशखीस जो है इनसे की जा सकती है। बुनियादी तौर पर MRI और CT स्कैन ये बहुत यूँ कह लें कि बारीक फ़र्क है इनमें। एक आम आदमी के लिए इनमें फ़र्क करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं इस सिलसिले में यही कह सकता हूँ कि इस सिलसिले में आपको बेहतर है कि आपका डॉक्टर ही डिसाइड करे कि आपने CT स्कैन करवाना है या MRI करवाना है या कुछ भी नहीं करवाना है, क्योंकि बेसिकली इलाज जो है वो CT स्कैन या MRI का नहीं होना, वो उस मरीज़ का होना है। सबसे पहले वो शख्स जो डॉक्टर है वो तशखीस करेगा, उसके बाद वो अपनी तशखीस के मुताबिक जो है वो CT स्कैन या MRI में आप ज़्यादा चीज़ क्या डायग्नोस कर पाते हैं इजीली? हम कोई भी ट्यूमर्स हैं वो देख सकते हैं, कोई मैल फॉर्मेशन है वो देख सकते हैं, कोई हमें इसमें फ्रैक्चर्स भी नज़र आते हैं, मसलन स्कल बोन्स के फ्रैक्चर हैं, लोग बच्चे बाज़ औक़ात होता है छत से गिर जाते हैं, ठीक है, हम ब्रेन देखते हैं इसमें, तो ये सारी चीज़ें हम CT स्कैन में देखते हैं। MRI में भी हमारा एरिया ऑफ फोकस यही होता है, लेकिन MRI बोन्स को ज़्यादा अच्छा नहीं दिखा सकता। MRI सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए यूज़ होता है, मसल्स के लिए, स्किन के लिए, जो टेंडर्स हैं, लिगामेंट्स हैं, सही एग्जैक्टली। तो ये हमें एग्जैक्टली टेंडन, लिगामेंट्स, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छा दिखाता है नर्व्स को, ये इन चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है कि एक पेशेंट ये डिसाइड नहीं कर सकता कि उसने कब CT स्कैन या MRI करवाना है, ये उसका डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि उसने कब क्या चीज़ करवानी है। तो आखिरी बात जो मैं आपसे जानना चाहूँगा वो ये है कि अगर देखा जाए तो ये चीज़ें जो है थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती हैं, थोड़ी मतलब महंगी होती हैं,
क्या इनको कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सकता है कि जो गरीब लोग हैं वो भी इनकी फैसिलिटीज़ को कर सकें? अच्छा, और वेरिएशन भी देखी है, ये वेरिएशन किस बुनियाद पर होती है? किसी क्लिनिक की तो बहुत प्राइस हाई होगी, किसी जगह पे नॉर्मल प्राइस में भी हो जाएगा। देखिए वेरिएशन स्किल बेस्ड होती है, या मशीन बेस्ड भी हो सकती है? मशीन बेस्ड भी होती है, लेकिन प्राइमरली आई थिंक सो कि द स्किल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। देखिए मशीन बाय करना, आप भी एक मशीन बाय कर सकते हैं, मैं भी एक मशीन बाय कर सकता हूँ। हमें ये मशीनें इतनी खरीदना मसला नहीं, मशीन को चलाना ऑपरेट करना और उसको प्रॉपरली ऑपरेट करना, दैट इज़ द मेन इशू। कि एक प्रॉपर जो बंदा जी इस काम को जानता है वो इसको ऑपरेट कर रहा है तो वही इससे दुरुस्त रिजल्ट निकाल सकेगा। अदरवाइज एक लेमैन के लिए तो ये सिर्फ काली और सफ़ेद, मैंने कहा ना, लकीरें हैं, ठीक है, उनमें से दुरुस्त रिजल्ट निकालना जो है वो रेडियोलॉजिस्ट का काम है। कॉस्ट इफेक्टिव सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है इसको सब्सिडाइज? कॉस्ट इफेक्टिव हम देखें अपने तौर पे कोशिश करते हैं, डॉक्टर्स अमूमन हम कोशिश कर रहे होते हैं कि जहाँ पर हमारा मरीज़ अफोर्डिंग ना हो तो हम उसको कुछ ना कुछ रिलीफ दे दें। ऑब्वियसली जो रिलीफ गवर्नमेंट दे सकती है वो मैं अपने प्राइवेट लेवल पे नहीं दे सकता। सही सही। चलें, थैंक यू सो मच डॉक्टर अदील, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारी चीज़ें सीखने और जानने का मौका मिला हमें भी और हमारे नाजरीन को भी। और ये जो एक बात थी ना सलमान कि हमें मिथ से बाहर आना चाहिए, तो बिल्कुल अब वक्त है। एग्जैक्टली सर, उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जच्चा और बच्चा दोनों की सेहत के लिए। तो आप डरिए मत, घबराइए मत, जैसे आपका डॉक्टर आपको कह रहा है उसके मशवरे के मुताबिक अमल करें। इसके साथ साथ सलमान हमने ये भी देखना है कि हमने अल्ट्रासाउंड कहाँ से करवाना है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, पर आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए।